मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और हमारे सामीन व नाज़रीन किराम, आदाब। मैं इरफ़ान आरिफ, सदर तहरीक बक़ाए उर्दू, आज इस इल्मी अदबी पेज पर आप सबका खैर मक़दम करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले योम इत्तफ़ाल की मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि हमारे सरपरस्त आला सैयद फ़ारूक बुखारी साहब का भी हरदम यही मंशा, यही मकसद रहा है और यही ख्वाहिश भी रही है कि हमारे मुल्क और हमारे समाज में बच्चे जो हैं हमेशा तालीम व तरबियत और अखलाक व आदाब से बहरामंद होते रहें। और बच्चों के साथ-साथ आपने देखा ही होगा कि हमारे इस इल्मी अदबी पेज पर ज़ुबान और अदब की तरोीज और तरक्की के लिए, फ़रोग़ और उसकी बक़ा के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए गए हैं। और आइंदा भी इंशाअल्लाह अगर आप सबका साथ, आप सबका ताउन रहा तो हम मज़ीद इन प्रोग्राम्स को और बेहतर ढंग से करते रहेंगे। 2010 में कायम शुदा ये तहरीक आज 10 साल पूरे होने पर भी अभी भी कुछ बुनियादी कामों में लगी है, इंशाअल्लाह करती रहेगी। और आपने देखा भी होगा कि ना सिर्फ़ रियासत जम्मू व कश्मीर या हम हिंद-पाक की बात करें तो यहाँ तक ही ये महदूद नहीं है। इसकी जो ब्रांचेज़ हैं या हम कह सकते हैं कि इसके जो मकासद हैं वो और बिलख़ुसूस जो इसकी तरवीज और अशात है या इसके साथ जो लोग वाबस्ता होते जा रहे हैं, जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे इस तहरीक को आगे परवान चढ़ाने में लगे हुए हैं, वो ख़लीज ममालिक में भी मौजूद हैं और उर्दू की जितनी भी नई-नई बस्तियाँ आबाद होती जा रही हैं या हुई हैं, पूरी दुनिया में हम तहरीक बक़ाए उर्दू के ये प्रोग्राम्स करते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अब तक उन तमाम मेहमानों की या हम उर्दू के जो ख़ादिम हैं, खिदमतगार हैं, उर्दू के हवाले से जो भी जहाँ कहीं भी कोई काम हो रहा है, आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी सिलसिले की कड़ी आज का ये प्रोग्राम भी है। आज चूँकि योम इत्तफ़ाल है और यकीन जानिए कि आज हमारे मेहमान भी इसी फ़ील्ड के माहिर भी हैं। जी हाँ, हमारे आज के मेहमान जो हैं मोहतरम मुबीन हैं, एम मुबीन, और महाराष्ट्र से इनका ताल्लुक़ है। ये अदब इत्तफ़ाल से भी जुड़े हुए हैं, अफ़साना निगार भी हैं, नावल निगार भी हैं, ड्रामा भी लिखते हैं। लेकिन आज ये बात अदब इत्तफ़ाल के साथ-साथ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उर्दू ज़ुबान व अदब पर भी बात करेंगे। तो मैं ज़्यादा देर आपके और हमारे जो मेज़बान हैं, उनके दरमियान हाइल ना रहूँगा। आज एम मुबीन साहब की जो मेज़बानी फ़रमाएँगे वो हमारी प्रतिमा सिन्हा साहिबा हैं, जो नायब सदर भी हैं और काफ़ी अरसे से इस तहरीक को मुतहर्रिक रखने में और बिलख़ुसूस ये जो हमारे इल्मी अदबी पेज की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत हद तक इसको सँभाला। तो बहरहाल मैं सबसे पहले प्रतिमा सिन्हा साहिबा को ही दावत देता हूँ कि वो स्क्रीन पर आएँ और फिर अपने मेहमान का इस्तकबाल करें और उन्हें खुशामदीद भी कहें। तो नाज़रीन आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप देखते रहिए एम मुबीन और प्रतिमा साहिबा की गुफ्तगू इन्फॉर्मेशन टेक जी, माज़रत चाहती हूँ इरफान साहब, बीच में आपका स्क्रीन से बात के बीच में हट गया था। आप प्लीज़ अपनी बात पूरी कर दें। जी। अब आप शुरू करें। जी। जी, शुक्रिया, शुक्रिया। आज की शाम आप सभी को मेरा सलाम पहुँचे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको आज चिल्ड्रंस डे की बहुत-बहुत मुबारकबाद। और आज रोशनी का त्योहार दीपावली भी है, तो आप सबको उसकी भी मुबारकबाद। आप सबके घरों में रोशनी कायम रहे, दिया जलता रहे, चिराग रोशन रहे और रोशनी के जो बहुत सारे माने होते हैं, खुशियों से, कामयाबी से,
आपकी चाहतों के पूरा होने से वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में बनी रहे, ये हमारी आपके लिए ख्वाहिश है और दुआ भी है। और चिल्ड्रंस डे का इसलिए बहुत जरूरी है जिक्र करना, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे अंदर का एक मासूम सा बच्चा हमेशा जिंदा रहे, क्योंकि वो बच्चा ही हमेशा हमें आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देता है, कुछ नया सीखने की इंस्पिरेशन देता है। और ये अच्छी बात है कि आज की शाम जो हमारे मेहमान साहब हैं वो भी इसके एक्सपर्ट हैं, और मैं उनसे बहुत सारी बातें करने करने वाली हूँ, और बहुत ही जरूरी टॉपिक्स पे हमारी बात होंगी। सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मोहतरम एम मुबीन साहब हमारे बीच हैं, भिवंडी महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र जो हमारे देश के डेवलप्ड सूबे में से माना जाता है, और हम ये मानते हैं कि जो कुछ भी नया आता है हमारे देश में, हमारे मुल्क में, वो पहले जिन जिन जगहों पे पहुंचता है, महाराष्ट्र उनमें से एक है, मुंबई है। तो जाहिर है कि थोड़ी देर शायद मेरा वीडियो आपको इंटरप्ट दिखाई देगा। मैं आपसे माजरत चाहूंगी। माजरत ख्वाह हूँ मैं, एक कॉल आने की वजह से आपको मेरे वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दी होगी। बहरहाल मैं मोहतरम एम मुबीन साहब को का यहाँ पर खैर मकदम करते हुए उनसे पहला सवाल यही करूंगी कि आपकी जो शुरुआती जिंदगी, इब्तिदाई इल्मी अदबी जो आपका सफर रहा, उसके बारे में मुख्तसर सा हमको बताएं। देखिए, मैं महाराष्ट्र के ये नासिक जिला के एक शहर येवला का रहने वाला हूँ। वो मेरा वतन है। वहीं स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक 2 जून 1958 को मेरी पैदाइश हुई। वहीं की एक स्कूल जो है, उर्दू स्कूल नंबर 1 में मैंने इब्तिदाई तालीम 7वीं जमात तक हासिल की। फिर एंग्लो उर्दू हाई स्कूल येवला की ही से मैट्रिक किया। येवला के कॉलेज से बीकॉम किया और आगे करवी शहर कोपरगांव से मैंने एमकॉम किया। जहां तक पढ़ने लिखने का ताल्लुक है, मेरा ननिहाल जो बड़ा इल्मी घराना था, और मेरे एक नाना डॉक्टर अमानत को उर्दू दान तबका बहुत अच्छी तरह जानता है। कुछ उनका असर था। बचपन से भी मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ने के नाम पर जो भी मिलता था वो पढ़ता था। गालिबन 4वीं जमात में था तो मैं लाइब्रेरी जाने लगा। लाइब्रेरी में अखबारात पढ़ता था, और जब लाइब्रेरी की अलमारियों में किताबें देखता था तो मेरा दिल ललचाता था उन्हें देखकर। तो किसी तरह मैं लाइब्रेरी का मेंबर बन गया 4वीं जमात में। जब मेंबर बन गया तो हजारों किताबें मेरे हाथ आ गई। मैं उन किताबों में से अपनी किताबें, पसंद की किताबें पढ़ने लगा। पहले तो बड़ी मुश्किल से 1-2 किताब कभी कभी महीनों में पढ़ने मिलती थी, लेकिन लाइब्रेरी का मेंबर बन जाने की वजह से रोजाना 1-2 पूरी किताबें पढ़ने मिलने लगी। तो 2-3 महीने में मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रह सका। जो लाइब्रेरियन थे वो बुजुर्ग थे, उन्होंने मेरी उम्र को देखते हुए कहा, इतनी कम उम्र में तुम इतनी किताबें पढ़ रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हो, ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, तुम्हारे दिमाग पर असर हो सकता है। और उन्होंने मेरी मेंबरशिप ही खत्म कर दी, और इस तरह मेरा लाइब्रेरी से टूट गया। लेकिन पढ़ने का शौक था तो वो तो जारी रहा। फर्क ये हो गया कि अब वो इतनी किताबें नहीं मिल। 2-3 साल और गुजरे। 5वीं 8वीं जमात में जब पहुंचा तो उस दरमियान लाइब्रेरी से कट गया था मैं। फिर वो लाइब्रेरी पहुंचा तो वहां देखा कि लाइब्रेरी के तौर पर मेरा एक दोस्त बैठा है। इसके बाद तो ऐसा लगा कि सब कुछ हाथ में आ गया, दोबारा मेंबर बन गया। तो मेंबर बनना तो अपनी जगह थी, लेकिन अब तो पूरी लाइब्रेरी ही कब्जे में थी। दोस्त था, मेंबर को रोजाना 1 किताब दी जाती थी, मैं चाहे तो 2-3 किताबें ले आ सकता था। और फिर से पढ़ाई को शुरू कर।
वो लाइब्रेरी असल में बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। वो 1925-30 के करीब टाइम किया गया। एक जज साहब थे, अकबर साहब, उन्होंने उसको कायम किया था। उनका इंतहाई आला अदबी ज़ौक़ था। उस जमाने की तमाम इल्मी अदबी किताबें उन्होंने उस लाइब्रेरी में की। उस जमाने के जितने बड़े बड़े रसाइल थे उनकी फाइलें थी, और मकतबा उर्दू लाहौर से जितनी अदबी किताबें शाया होती थी, मंटो, बेदी, इस्मत, अहमद नदीम कासमी, खलील जिब्रान, सारी किताबें वहां मौजूद थी। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया। 7वीं 8वीं में पढ़ते पढ़ते तो ऐसा कि मैंने जो है इब्न सफी, अकरम इलाहाबादी, एक इकबाल के साथ साथ मंटो, बेदी, इस्मत चुगताई, अहमद नदीम कासमी और पूरा तरक्की पसंद अदब जो है उस उम्र में पढ़ डाला। तो उसके जो जहनी बालिदगी मिली मुझे, और जो जहन की उसक अदा की, के बाद मुझमें लिखने की तमन्ना जागी। तो अपनी तौर पर लिखने लगा। लिखने का भी कुछ ऐसा मौका हुआ कि स्कूल में, जैसा कि हर जाता है, हर स्कूल का एक मैगजीन निकाला जाता है। उस जमाने में प्रिंटिंग वगैरह का इतना अच्छा इंतजाम नहीं था, तो स्कूल का मैगजीन हाथ से लिखा जाता था। तो मेरे क्लास टीचर ने वो मैगजीन लिखने की जिम्मेदारी मुझे दी थी, और मैंने वो तकरीबन 100 सफ़े का मैगजीन जो मैंने खुद दिया। वैसे मेरा खत इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसकी वजह से मुझे मुख्तलिफ किताबों में से जो इक़्तिबासात, नज़्में, छोटी चीज़ें उसमें नक़ल करने का मौका मिला, जिससे लिखने की आदत बढ़ी। और मैं फिर सोचा कि अपनी तौर पे कहानी शुरू। जब 10वीं जमात में था, तो बच्चों की भी कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। लिखने उस वक्त जो मशहूर बच्चों के रसायल थे, अपना खिलौना, क़याम तालीम, 3 कहानियाँ लिखी। और मेरी खुशनसीबी ये ही कि पहली कहानी क़याम तालीम में शाया होगी। वो ग़ालिबन 1974 दिसंबर का ज़माना था। अगले ही महीने खिलौना में कहानी शाया हुई, और फरवरी के हमारे दुनिया में एक कहानी शाया हुई। इतने बड़े उर्दू के बड़े रसायल 3 कहानियां क्या हो जाना मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं समझता भी नहीं था कि मेरी तख्लीकात किन-किन रसायल में शाया हुई और रिसाले कितने माने हुए हैं। लेकिन मुझमें जो हौसला मिला, उसके बाद से मैं मुसलसल लिखने लगा। उसके लिए बच्चों के लिए मुसलसल लिखने लगा। मुंबई के जो अखबारात आते थे, बच्चों छपाते, उसमें लिखने लगा। धीरे-धीरे उसके अफ़सानों का ताक़ुद हुआ। तो उनके बड़े-बड़े जितने जो रसायल थे, उसमें अफ़साने रवाना किए तो शाया होने लगे। और 12वीं जमात तक पहुँचते-पहुँचते ऐसा हो गया, अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मेरा अदब की दुनिया में कुछ नाम सा हो गया। 10वीं में 12वीं में भी जो है, उसके बाद किसी ने मुझे मशवरा दिया कि आप हिंदी या और मराठी में भी लिखिए। तो मराठी का तो कोई मसला नहीं था। 2-3 कहानियाँ, कुछ मज़ामीन मराठी में लिखे, जो मराठी के जो मशहूर अखबारात थे उसमें शाया हुई। फिर हिंदी लिखने लगा। हिंदी का मसला ये था कि हिंदी मेरी कोई ज़बान नहीं थी, हमको स्कूल में पढ़ाई नहीं गई थी। तो हिंदी अपनी तौर पर सीखी। हिंदी सीखने के लिए जी जी गुलशन जी। और प्रेमचंद कहानियों के मजमे वो पढ़ के हिंदी सीखी और हिंदी में लिखने लगा। तो हिंदी में लिखते-लिखते जब कॉलेज के ज़माने में ही है मेरा जो मेरी कहानियाँ जो है हिंदी की बड़ी-बड़ी रसायनें शाया होने लगी। दिल्ली प्रेस ग्रुप जैसा बहुत बड़ा ग्रुप आप जानती हैं, सरिता, मुक्ता, गिरह शोभा वगैरह रसायल शाया होते हैं। जी बिल्कुल, उसमें दिल्ली दिल्ली प्रेस, बिल्कुल। हाँ। बाकायदगियत से मेरी मेरी कहानियाँ शाया होने लगी। इसका दूसरा फ़ायदा सबसे बड़ा मुझे ये था कि उससे मुआवज़ा मिलता था। उस वक़्त मेरी एक-एक कहानी का उन रसायल वो 150, 200, 250 रुपए मुआवज़े देते थे। एक स्टूडेंट के लिए ये तो बहुत बड़ी रकम थी। और इस तरह अदबी करियर के साथ ये चलने लगा, और वहाँ से सिलसिला शुरू हो जी गया। उर्दू का जितना अच्छा अदब था वो पढ़ डाला, हर चीज़ पढ़ डाली। लिखने की भी भरपूर एक तरह से मशक हो गई,
और ये सिलसिला चलता है। हम्म, मैं तो चाहे बच्चों के लिए लिखी, गाने लिखे, जिंदगी में तो ऐसा- अभी मुलाजमत के सिलसिले में यहाँ भिवंडी आ गया हूँ। तो भिवंडी में एक हम्म, बड़ा ही अजीब बड़ी यहाँ पर खुशगवार आजाद का माहौल है। यहाँ पर लिखने वाले बहुत थे, यहाँ का अदबी हल्का बहुत व्यक्ति था, बाज़ौक़ लोग थे। अच्छा। तो यहाँ पर हम्म, कुछ बहुत बाज़ौक़ लोग मुझे मिले जिनके साथ मिला। इस तौर पर मुंबई के बड़े बड़े अदीबों से राब्ता कायम हुआ। उनमें सलाम बिन रज़ाक, अनवर खान, अनवर कमर, मोइन मुन्ना, मतलब राम पंडित, ये सब हम्म, लोग शामिल थे। और मदर सलीम तो मेरा बहुत मरहूम, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, वो तो मेरे बहुत ही करीब थे। उनकी वजह से इकबाल इससे नौजवान नस्लों से भी ताल्लुक हुआ। तो एक जुनून था उस वक्त कि अदब अदब के लिए करना है, अदब के लिए लिखते भी थे और इसी के तहत बड़े बड़े अदीबों से ताल्लुक भी था। तो भिवंडी में हम्म, हमने तकलीफ राइटर ग्रुप शुरू किया। इसके तहत जो है कई नशिस्तें और अदबी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। उसमें मुंबई के तमाम बड़े बड़े अदीब, सुरेंद्र प्रकाश, सागर सरहदी, इसके अलावा तमाम भाई ये वो ये आते रहे और ये सिलसिला चलता था। फिर हम्म, 1990 में मेरा पहला बच्चों का ड्रामा का मजमू शाया हुआ। 2001 में पहला अफसानी मजमू टूटी छत का मकान शाया हुआ। 2003 में दूसरा नई सदी का अदब और सिलसिला चलता रहा। बच्चों का अदब लिखा, वाह, अफसाने लिखे। तो जहन में आया कि नावल लिखना याद चाहिए, तो 2 नावल भी लिख दिए, एक अंगूठा और एक वाह, औलाद, वो भी शाये हुए। वाह, फिर हम्म, बच्चों के लिए तो लिखे। मुझे लगा कि उर्दू अदब में बच्चों के लिए ड्रामों की बहुत कमी है, तो फिर बिल्कुल, मुसलसल मैंने हाँ, बच्चों के ड्रामे लिखे जी, और बच्चों के ड्रामे के 10 मजमू शाये हो गए। 70-80 के जो बच्चों के ड्रामे के जब शाये हो गए, लिख दिए मैं, तो मुझे लगा कि कम से कम मेरी वजह से उर्दू अदब अफ़ाल में जो ड्रामों की कमी है वो पूरी होगी, वो इत्मीनान पूरी होगा। हुई, जी, बिल्कुल, आज बिल्कुल, ड्रामों की तरफ जो है, हमारे मुंबई के बहुत बड़े ड्रामा स्टेज करने वाले मुजीब खान मिल गए। उन्होंने मुझे ड्रामों की तरफ राग़िब किया। ड्रामा तो पहले भी लिखता था, बच्चों के लिए लिखता था, फिर बड़ों के लिए लिखने जी, लगा। तो वहाँ कुछ मैंने एक नए अंदाज में कुछ ड्रामे लिखे। हाँ, उस वक्त हमारे काजी मुश्ताक साहब जो है वो उर्दू अदीबों और शायरों पर जो ड्रामे लिख रहे थे, तो मैंने हिंदी के हम्म, अदीबों और शायरों पर ड्रामे लिखे। हरिवंश राय अरे वाह, बच्चन, महादेवी वर्मा, उसके बाद अरे वाह, निराला, इनके रामधारी इनकी दिनकर, लाइफ पर इनकी लाइफ पर ये लिखा या मोनोलॉग्स इनकी थे। जो तख्लीकात पर लिखा? नहीं, ये मोनोलॉग थे। ये मोनोलॉग में मकसद ये होता था कि वो आदमी मोनोलॉग के जरिए अपनी पूरी जो है अपनी क्या बात जिंदगी, है, अपना वक्त मैं बयान करते थे। क्या वो बात एक है, नई वाह, चीज थी, तो बहुत हुआ। बहुत नई चीज है, बिल्कुल, बिल्कुल, फिर बिल्कुल, सोचा कि कुछ फुल लेंथ ड्रामे लिखे जाए। उर्दू में फुल लेंथ ड्रामे तो की बिल्कुल, बहुत कमी है। तो बच्चों को घंटों के 2 ड्रामे जो है, 2 के अफसाने बहुत मशहूर है, खोल दो और मोहम्मद भाई, हम्म, दोनों बहुत फुल हम्म, लेंथ ड्रामे। मोहम्मद भाई पर भी है और खोल दो पे 2.5 घंटे का ड्रामा है और मोहम्मद भाई पे 2.5 घंटे का ड्रामा। एक खोल दो पानीपत, पर 2.5 घंटे का ड्रामा है। जी फुल लेंथ ड्रामा है, 3 एक्ट प्ले जो है वो है। वाह, फिर पानीपत की तीसरी जंग पर एक किरदार है इब्राहिम गारदी, हम्म, उसकी जिंदगी हम्म, पर एक फुल लेंथ ड्रामा लिखा, वो भी हम्म, 2-2.5 घंटे का 3 एक्टर का ड्रामा है। तो ड्रामा में वाह, हुआ, आज 1 एक्ट के 2 ड्रामा के मजमू हुए हैं और सिलसिला चलता रहा। हम्म, दरमियान 2001 में क्या जो बात, है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ गया। इंफॉर्मेशन हम्म, टेक्नोलॉजी नया नया इंटरनेट आया था, तो ये भी था जिस बैंक में मैं मुलाजिम था वहाँ कंप्यूटर था, कंप्यूटर सीखा और नेट से मुतारिफ हुआ। तो सोचा कि उर्दू के लिए नेट पर काम करना चाहिए। तो उस वक्त हम्म, ज्यादा नहीं थे, 2 ही वेबसाइट थे। याहू जो था बहुत था, याहू चैट बहुत मशहूर थी, याहू के ग्रुप थे। उससे पूरी दुनिया के हम्म, बड़े जो उर्दू के लिए काम कर रहे हैं उनसे रब्ता हुआ और हमने सोचा कि उर्दू के लिए कुछ करना चाहिए। उस वक्त क्या में जो बात, है, जब तो उर्दू के बहुत कम वेबसाइट थे, मैंने एक वेबसाइट शुरू की अदबनामा के। वो भी एक अरे वाह, मशहूर सी वेबसाइट थी, 2000 2000 में शुरू की। कि मेरे पास जितने उर्दू के रसायल आते थे, उन रसायल में जो जी, मिला था,
मैं उनकी तफसीलात उस वेबसाइट पर डालता था। तो उसका फायदा वाह। यह हुआ कि कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में बैठे जो लोग हैं, जो जो रसायन में क्या छप रहा है, उससे उनको मालूमात मिल हम्म। जाती। सिलसिला हम्म। बहुत 10-15 साल तक चलता रहा। वो अभी तक चलता क्या रहा। बात। बस पिछले साल जो थोड़ी उससे वजह से, लापरवाही की वजह से, वो वेबसाइट, मेरा डोमेन निकल गया है, मैं रिन्यू नहीं कर सका। तो साथ में तो डोमेन दूसरे ले ली। तो ये इस ओहो। तरह। फिर हमने जहन में अंग्रेजी में एक बात थी कि अंग्रेजी में प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, आपने सुना होगा कि इस वेबसाइट पे लाखों किताबें हैं। अंग्रेजी की तमाम किताबें जो है, इस पर अच्छी किताबें डाली गई हैं। दूसरी बात यह है कि सारा काम जो लोगों ने वॉलंटरी किया था, कि लोग पूरी पूरी किताब टाइप करते थे, यहाँ दे देते थे और उस पूरा पूरी दुनिया में फैल जाता। तो हमारे ध्यान में जो ख्याल आया कि उनको भी इस तरह का काम होना चाहिए। तो मैंने ये ख्याल पेश किया। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी कुछ साथी थे और हैदराबाद के हमारे एजाज उबैद साहब थे, उनके सामने ये किया कि उर्दू में भी जो उर्दू की मशहूर किताबें हैं, उसको इस तरह, उस वक्त जहाँ तक के इंफॉर्मेशन उर्दू का ताल्लुक है, कंप्यूटर और उर्दू जो है एक दूसरे के मुद्दा चीजें थी, एक दूसरे बिल्कुल। का। बिल्कुल सर। सर मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ, इसलिए जी जी कि आपका आपका जो ये आपने जो सफर हमने जो शुरू किया इब्तिदाई इल्मी अदबी आपका जो सफर रहा, वहां से हमने शुरू किया। और जो मैं सुन पा रही हूँ और जो मैं समझ पाई, मैं एक जी लफ्ज में, अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो कमाल का सफर रहा। और इतना कुछ लिखना, इतना कुछ तख्लीक करना, मतलब अफसाना, नॉवेल, ड्रामा, और खास तौर पे बच्चों के लिए लिखना, उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी के साथ इसे जोड़ना, ये पूरी काविशें जो होती है वो इतना आसान नहीं होता चीजों को इस तरह से अमल में लाना जो आपने किया। और सबसे कमाल की बात आपने जो अब तक बोली वो ये कि आपने आपका जो हिंदी सीखने का जो सिलसिला था, वो आपने जी अपने तौर पे शुरू किया, हिंदी सीखने का जी सिलसिला। और ये जी बहुत बड़ी बात होती है, मुझे लगता है कि कोई भी जबान अपने तौर पे जब आप सीखने की कोशिश करें तो बड़ी जी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत से ज्यादा आपका पैशन चाहिए होता है, उतना शौक चाहिए, उतना डेडिकेशन चाहिए, उतनी मोहब्बत चाहिए उस जबान के साथ। अ, आज 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे है, तो मैं बिलखुसूस आपसे इस पे एक सवाल जरूर करूंगी बीच में कि आपने जी इतना कुछ लिखा और आपने कहा कि आपने ये सोचा कि बच्चों के लिए भी लिखना चाहिए, तो सबसे ज्यादा जरूरत क्यों होती है, क्यों लगती है किसी अदीब को बच्चों के लिए लिखने की जरूरत क्यों होनी चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बच्चों के पास तो बहुत चीजें होती है, पूरा कोर्स होता है उनके पास, अलग से लिटरेचर बच्चों के लिए क्यों लिखा जाना चाहिए, इसकी क्या जरूरत है, इस पर जरा रोशनी डालें आप। हमारे मेहमान स्ट्रीम से डिस्कनेक्ट हुए हैं, मुझे लगता है नेटवर्क के चलते, और मैं इरफान साहब को ऐड कर रही हूँ तब तक के लिए। और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम इधर भी आई है, शायद मेरा नेट का डाटा मुझे दिखा रहा है कि किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, तो अब मैं इसका थोड़ा सा तो क्या है। एहतियातन, जी 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 सर एक मिनट, जी एहतियातन मैं जोड़ रही हूँ सदर साहब को, ताकि मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो वो इस बातचीत को आगे बढ़ा सके। जी सर जी आप बोलिए। जी 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 फरमाइए। जी बोलें सर। जी जी बोलें हाँ, सर। देखिए, बच्चों के लिए लिखना जरूरी इसलिए है, बच्चे जी। मुस्तकबिल के कारीन हैं। कारी के हम्म। साथ साथ जो है, बच्चे मुस्तकबिल के कारीन के साथ साथ बच्चे मुस्तकबिल के अदीब है, जबानदां हैं। क्या बात। वही अदब वाह लिखेंगे, वाह। वो ही कारी बिल्कुल। रहेंगे। तो बच्चों की बिल्कुल। बचपन में पढ़नी जरूरी है, जिस तरह मेरी बचपन में आबियारी हुई थी अदब के। ओह। आ, नाजरीन हम माजरत चाहते हैं, एक बार फिर हमारे मेहमान डिस्कनेक्ट हुए, मुझे लगता है कि आज नेटवर्क थोड़ा सा डाउन है, और
अक्सर ये बातचीत के दौरान ये ऐसा हो जाता है हमारे बीच। हम आज बात कर रहे हैं मोहतरम एम मुबीन से, जो भिवंडी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जी सर, आपकी तरफ इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम? जी जी जी। हाँ, वो असल में मोबाइल हीट हो जा रहा, इसलिए बंद हो जा रहा, ओह, दूसरा मोबाइल कर। जी, ओहो। तो तो आप किसी और मोबाइल से अगर इन कर सकते हो तो कर लीजिएगा, अदरवाइज अभी तो चल रहा है। जी जी, अभी तो चल रहा है जी। दूसरे से शुरू करते हैं। वो हो गया तो हाँ हाँ जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप दूसरे से इन करेंगे तो मैं यहाँ से आपको स्ट्रीम से रिमूव करके वहां से इन कर लूंगी। हाँ, और अभी ये बड़ी कमाल की बात है कि हमारी बातचीत चल रही है और मोबाइल या नेटवर्क के चलते हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने मेहमान को। तो अब मुझे लगता है कि अब मैं सीधी बात इनसे, जब हम दोबारा कनेक्ट होते हैं तो मैं यही सवाल करूंगी। सर, आप नए फोन से कनेक्ट हो गए हैं आई थिंक, क्योंकि ये ब्राइटनेस भी थोड़ी बढ़ गई है। हाँ जी, और ये हाँ आईफोन है, जैसा कि हाँ, हमने आईफोन देख लिया ये आईफोन था, तो है। जी इसकी जी क्वालिटी समझ में आ गई बिल्कुल। जी जी। क्वालिटी ही चेंज हो गई आईफोन से आते ही। और इसी के साथ अब जो हम बात अभी कर रहे थे, कि जो आप जिसका जवाब अभी आप दे रहे हैं, इसके बाद मैं सीधे यही पूछूंगी आपसे। अब हम सीधे उसी टॉपिक पर आएंगे कि जो ये क्वालिटी चेंज हुई आईफोन के आते ही, यानी कि टेक्नोलॉजी के जुड़ते ही चीजें कितनी बदल जाती हैं, कितनी साफ दिखाई देने लगती हैं, कितनी जल्दी लोगों तक पहुंच जाती हैं। एक्चुअली हम इससे बात करेंगे, मगर आप वो बात पहले अपनी कंप्लीट कर लें कि बच्चों का अदब दिखना जरूरी क्यों है इतना। आप उस पर कुछ कह रहे थे जी। मैंने जो बचपन में बच्चों का अदब पढ़ा था, जो मेरी दिलचस्पी थी, जी मैंने ये जी कोशिश की कि इस तरह की चीजें बच्चों के सामने जाए ताकि उनमें हम्म, दिलचस्पी जागे। और जब उनको, जी ये फितरी चीज है कि अगर वो ज्यादा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें लिखने का जो है जज्बा जागेगा और वो लिखेंगे। लिखने के लिए कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उर्दू या किसी भी जबान को एक कारी मिलेगा, कारी के साथ लिखने लगा तो मिलेगा। तो यही हमारे जो मुस्तकबिल के कारी और लिखने वाले साबित हो सकते हैं। इसलिए मैंने बच्चों जी, के अदब पर ज्यादा जोर दिया। वो जबान की तारीफ अच्छी बिल्कुल होती है, बिल्कुल। जो अब हम वही हम सवाल करने जा रहे हैं, या कह लीजिए हम उस मोड़ पर मुड़ रहे हैं जहां से ये बातें अब जरूरी शुरू हो गई हैं। हम 2020 में हैं सर, और 2020 ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। 2020 ने एक सबसे बड़ी बात जो हमको न सिर्फ सिखाई है, बल्कि वो करने पर मजबूर भी किया है, कि हम हजारों मीलों के फासलों पर बैठे हुए भी कैसे कनेक्ट रहें। जो अब तक हम ग्लोबल विलेज सुनते थे, वो जी ग्लोबल विलेज पिछले 20 सालों में, उसको जब मोबाइल सबके हाथों में आया तो उसको अमल में आते देखा उस लफ्ज को। लेकिन 2020 ने इसको सचमुच बिल्कुल एकदम सामने खड़ा कर देना, जिसे कहते हैं कि आप कहीं हैं, मैं कहीं हूँ, कोई कहीं है, लेकिन सब एक शाम को एक वक्त में एक साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। तो जी यहाँ पर तकनीक का, टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। तो मैं इस बहुत ही अहम टॉपिक पर आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि जब भी हम उर्दू की बात करते हैं, हालांकि किसी भी जबान, हिंदी के साथ भी यही बात है, लेकिन उर्दू के साथ थोड़ा सा और ज्यादा है, कि जब हम इस बात पर बात करते हैं कि बका होनी चाहिए उर्दू की, हम बकाए उर्दू की बात करते हैं, उर्दू को पढ़ने लिखने की बात करते हैं, तो हमारे सामने, यानी जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनके सामने जो पढ़ने वाले हैं वो एक सवाल पैदा करते हैं कि इसका फायदा क्या होगा, इसमें हमें रोजगार कैसे मिलेगा, इसको लेके हम आगे कैसे जाएंगे, नए जमाने में इस जुबान का क्या यूज है। और ये यूज तभी हो हम साबित कर पाएंगे जब इसको हम टेक्नोलॉजी से जोड़ पाएंगे, आईटी से जोड़ पाएंगे। तो इस पर आप कुछ रोशनी डालें कि ये जुबान अब आईटी की कितनी दोस्त होने वाली है, कितनी हो चुकी है, और कितना काम बाकी है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। आप बताएं कि कैसे उर्दू को आप करीब देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। देखिए, 2000 तक तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उर्दू और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो एक दूसरे की दो बिल्कुल अलग अलग चीजें दो हैं, अलग हो ही दुनिया नहीं है सकती है। जी। ये उर्दू का जो हाँ। नस्तलीक रस्मुल खत, और उसको इन्हें दूसरी जबानों के फॉन्ट बन गए थे और प्रिंटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन उर्दू का मसला हम्म। नस्लीक पे जो फंसा हुआ था। हाँ। नस्ल जो है, नस्ल रस्मुल खत को
100 साल पहले, 150 साल पहले भी टाइप के तौर पर जब इस्तेमाल किया गया तो लोगों ने उसको कबूल नहीं किया, क्योंकि वो जहन जो है मुख्तलिफ का आती है। तो मसला यही था कि कंप्यूटर में अगर ये नहीं हुआ तो उर्दू दान तबका इसको कबूल नहीं कर पाएगा। तो खैर नूरुल नस्तलीक आ गया और उर्दू दान तबकी की एक तरह से जो मैं कहूँ रूहानी ख्वाहिश पूरी होगी और उनको वो रस्म खत देख के उनको एक तस्कीन हुई। तो उससे ये साबित हो गया है कि जब इतनी मुश्किल चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ सकती है तो उर्दू कोई मसला नहीं है जुड़ना। और धीरे धीरे जब यूनिकोड आया तो यूनिकोड के बाद तो जी दुनिया बदल गई। यूनिकोड जो है बिजली कोड ने बहुत पूरी रेवोल्यूशन ला दिया। बिल्कुल बिल्कुल पूरी बिल्कुल। पूरी जी दुनिया के लैंग्वेज की तकदीर बदल गई। तो उर्दू तो वही बात थी कि उर्दू के साथ जो है जी कम से कम अरबी फारसी का सहारा था। तो ये जी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। आज जो यूनिकोड की वजह से ये फायदा हो गया है कि यूनिकोड जो मोबाइल में आ गया है तो एक मामूली पढ़ा लिखा आदमी भी वो पहले जो है टाइपराइटर पे कंप्यूटर पर मोबाइल उर्दू टाइप करने के लिए उसे एक तरह से बहुत मेहनत करना पड़ती थी, कोई कोर्स करना पड़ता था। लेकिन एक मामूली आदमी बिल्कुल। अब उसके हाथ में उर्दू का कीबोर्ड आ गया है तो 2-3 दिन में वो उर्दू टाइप करना शुरू कर देता है। मैं जहाँ मैं तक इसकी गवाह हूँ। जी 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 जहाँ तक कि अंग्रेजी है, अंग्रेजी जी मोबाइल की ज़बान है, वो ज़रूरी थी, लेकिन हर आदमी के लिए अंग्रेजी आसान नहीं थी। लेकिन ये जी चीज़ आ जाने की वजह से अब वो अपनी ज़बान में उस पर टाइप कर सकता है, अपनी बात जो लिख सकता है और बड़ी जो है रफ्तार से लिख रहा है, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहा है। जो सोशल मीडिया जो पॉपुलर हुआ है, उसकी वजह यही है ना, ये टेक्नोलॉजी ने जी उस ज़बान को जोड़ा है, उर्दू ज़बान को उससे जोड़ा है, तो ये इसलिए पॉपुलर हो रहा है और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। आज जो है आम आदमी जो है, एक मामूली एक आम शायर की बात करता हूँ। पहले वो एक गज़ल लिखता था, वो गज़ल कहीं कभी किसी मुशायरे में नशिस्त में पढ़ता था, कुछ लोगों तक पहुँचती थी, किसी रिसाले में शाये हो जाती थी तो कुछ और ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाती। लेकिन आज वो जो है उस गज़ल को सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ पलों में नहीं तो कुछ 10-15 मिनट में हज़ारों लोगों तक पहुँचा दे रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये सोशल मीडिया का फ़ायदा ये हुआ है कि ज़बानें जो है ये लोगों से जुड़ रही है। आम लोगों का रिश्ता जो है ज़बानों से जुड़ रहा है। नहीं कल तक तो ये मसला था कि ज़बानें अलग चीज़ है और सोशल मीडिया अलग चीज़ है, उससे आम लोग नहीं जुड़ सकते, सिर्फ पढ़ा लिखा तबका ही जुड़ सकता है, ये मसाइल थे। लेकिन अब वो बात नहीं है। सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सभी चीज़ आ गई। पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा जो है अखबारात थे, रसायल थे, कुछ रेडियो आया, टीवी उसका हिस्सा बना, सिनेमा हुआ, लेकिन फिर सैटेलाइट टीवी आ गया, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया और आज मोबाइल है। ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और हम देख रहे हैं कि अखबारात जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमारे अखबारात जो है बहुत अच्छे अंदाज में बड़े शाये हो रहे हैं। जो है आज इतना बड़ा मीडिया हमारे पास जो मल्टी मीडिया का जो है यूट्यूब की तौर पर मिल गया है कि वहाँ पर जो हर थोड़ी सी भी काबिलियत रखने वाला और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो उसमें थोड़ा शुद्धबुद्ध रखने वाला अपना चैनल शुरू कर रहा है, अपनी बात को लाखों लोगों तक पहुँचा रहा है। तो ये उसी से जुड़ी बात है, ज़बान से और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बात है। बेशक। ये जो है अभी खात्मा नहीं है, ये तो शुरुआत है। अभी हजारों राहें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उर्दू ज़बान, उर्दू शोरा अजीबों के लिए बाकी है। एक ज़माना था वही 2010 के करीब ब्लॉग बहुत पॉपुलर हुए थे कि हर अदीब शायर चाहता था कि उसका ब्लॉग हो ताकि ब्लॉग के ज़रिए पूरी दुनिया में उर्दू दान लोगों से या उसकी ज़बान से उसका तहरीरी पहुँचे। आज जो है सोशल मीडिया में जो है व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इसके ज़रिए वो खुद मुख्तार है, उसको ब्लॉग की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉग ऐसा था कि वहाँ उसी की चीज़ें रहती थी, लोगों को मालूम होता था कि यहाँ पर है तो आके उसकी चीज़ें पढ़ेंगे।
लेकिन ये सोशल मीडिया में तो वो बात ही नहीं है, वो तो जहाँ चाहे वो अपनी तहरीर पेश कर सकता हूँ। अब भी हमारे यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि पीडीएफ बुक्स बहुत पॉपुलर हो रही है। पीडीएफ बुक्स जो है, जी जी। एक और जमाना था कि हमने बुक पहले को क्योंकि किताब हम एक दूसरे को दे नहीं पा सकते थे, नहीं किताब एक दूरी का नहीं कर सबब सकते। बीच में होता था, और फिर किताब बहुत अगर मोटी हो या हम छोटी ही सही, लेकिन ये जो अखराजात थे हमारे बिलखुसूस डाक के, तो बड़ी दूरी एक सबब, दूसरा ये सारे खर्च। लेकिन आज अगर उसका स्कैनर के थ्रू या किसी भी तरह से अगर हम उसका पीडीएफ बनाए, तो वो हम अपने दूसरे कारीन तक, अपने दोस्तों तक, अपने स्कॉलर्स तक, अपने यहाँ तक के स्टूडेंट्स को भी आज हम मतलब ये इन पेज से हम इसमें कन्वर्ट करके दे सकते हैं पीडीएफ में, या कोई भी किताब हो उसकी फोटो खींच के तो उसका पीडीएफ बना के पहुंचा। लेकिन आज टेक्नोलॉजी, शायद आप थोड़ा सा अगर बता पाए, कुछ अगर किताबें ऑलरेडी हमारे पास इसमें हो, पीडीएफ में हो, तो क्या उन्हें दोबारा हम इन पेज में ला सकते हैं? नहीं, मसला हाँ यही है कि जी इन पेज जो है, इन पेज की वजह से जो है, यानी हम जो है इन पेज में से पीडीएफ तो बना सकते हैं, जी लेकिन अभी फिलहाल तो टेक्नोलॉजी नहीं हुई है कि जो है किताबों को इन पेज में कन्वर्ट करें। लेकिन अभी देखिए, एक साल में ये खुशखबरी आ गई है कि हम जो हमारी तहरीरें, उर्दू तहरीरें हैं, उसको हम यूनिकोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यूनिकोड से फिर वो इन पेज में कन्वर्ट हो जा रहा है। गूगल में जो गूगल का जो है उर्दू पर बहुत बड़ा एहसान है। गूगल ने उर्दू के लिए जो काम किया है ना, वो कोई भी बड़ी सी बड़ी जो है, यानी कोई बड़ी से बड़ी इदारा नहीं कर सकता, और पर्सनली तो नहीं कर सकते। गूगल ने जो है, क्योंकि गूगल पर जितनी भी इंफॉर्मेशन उर्दू में होती थी, आज हम उसको यूनिकोड के थ्रू जो है इन पेज में ले सकते हैं। जी, वो यूनिकोड जो आपने जो टाइप कर रखा है वो इन पेज में आ जाता है आराम से। बात है, मोबाइल में आप टाइप कर रहे हैं, उसको इन पेज में डाल दीजिए। और दूसरी बात ये है कि उर्दू में जो अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है बोल के टाइप करने की, अभी इतनी कामयाब नहीं है। हाँ, हम बोलते जाएंगे और वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका फायदा यह हुआ है कि अब आपको अपनी तख्लीकात की डीटीपी करने के लिए डीटीपी ऑपरेटर की मोहताजी की जरूरत नहीं है। आप बोलिए, एक सफा, 2 सफा, 3 सफा टाइप कर दीजिए, सिर्फ थोड़ी करेक्शन की मेहनत है आपको जी। आपने करेक्शन में कर दिए तो आपकी जो इन पेज फाइल तैयार होगी। अच्छा, इससे हमें एक फायदा ये भी सुनने को मिल रहा है, एक फायदा ये भी मिल रहा है कि आपका तलफ्फुज़ भी बेहतर हो रहा है, क्योंकि जैसा आप बोलते हैं वो वैसा ही पकड़ लेता है। तो वहां से कहीं ना कहीं मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि यार ये बहुत तेज है गूगल हमारे मुंह से लफ्ज निकला नहीं तो वो वहां पकड़ लेता है। उससे कहीं ना कहीं लफ्जों की अदायगी में भी जो है बेहतरी आ रही है। नहीं, उसका मैं मेरा तजुर्बा बताता हूँ आपको जी। उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप ये बहुत सेंसिटिव सिस्टम है, आप तो जानते हैं, और ये सब हर चीज रिकॉर्ड होती है। जब आप जो है अपने अल्फाज की अदायगी करेंगे और वो सिस्टम आपकी उस अदायगी को शनाख्त कर लेगा, पहचानने लग जाएगा, तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। आप जो भी लफ्ज कहेंगे अगर उससे वो मेल खा गया तो बिल्कुल सही लफ्ज टाइप होगा। तो इसमें क्या मतलब टाइप करते रहे हम या बोलते रहे? मैं टाइप तो है, टाइप तो बहुत आसान है। टाइप अगर करते हैं तो उसमें गलती का एहतमाल ही नहीं है, क्योंकि उसके जो सजेशंस आते हैं, सजेशन में पहले तो आमतौर पर जो इमली की गलतियां होती थी जी, लेकिन जो सजेशन आते हैं उसमें गलतियों के इम्कान ही खत्म हो गया टाइप करते वक्त। जहाँ तक बोलने का ताल्लुक है, बोलने में गलतियां होती है, किसी के जो है अल्फाज के अदगी का अंदाज अलग रहता है, लोग आमतौर पर अल्फाज गलत अदा करते हैं, किसी की जो लहजा है उसमें उतार चढ़ाव रहता है, तो उससे गलतियां होती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो उसकी प्रैक्टिस करता है अपने मोबाइल पर, तो वो सिस्टम भी उसका आदी हो जाता है, उन अल्फाज को समझने लगता है और वो बिल्कुल सही टाइप करता है। लेकिन उसको अभी इतनी खुशफहमी में जरूरत नहीं है, 60-70% तक के वो दुरुस्त हो रहा है। लेकिन आपका 60-70% जो
वर्क जो है, काम तो हो जा रहा है ना, ये बड़ी बात है। बेशक बेशक बेशक। जीटीपी ऑपरेटर जो है, और ये सहूलत मेरे ख्याल अभी अभी आई है, क्योंकि ये उर्दू में नहीं होती थी वॉइस टाइपिंग। हिंदी में मैं देख चुका था, अंग्रेजी में तो थी ही, लेकिन अब उर्दू सॉफ्टवेयर यानी हम बोलते हैं तो वो उर्दू में भी टाइप कर लेता है। ये भी जी हाँ, बहुत अच्छी बात। तो इसी से मिलता जुलता हम यहाँ ये भी कहेंगे कि चूंकि बहुत से सवाल मैं देख रहा हूँ इस मोबाइल पर आ रहे हैं कि इंटरनेट के जरिए फरोगे उर्दू मतलब कैसे मुमकिन है, और क्या क्या वजूहात, क्या क्या सूरतें हो सकती हैं। देखिए अभी जो हमारा, मैं थोड़ा उसी जा रहा था, 2010 में जा रहा था। जी 2010 में हमारे पास सबसे बड़ा मातम ये था कि हम कारी को खोल रहे हैं, किताबों के कारी नहीं मिल रहे, किताबें जो है छप रही है, कोई पढ़ने वाला नहीं है। जी ये हमारा मातम था। तो ई बुक आई, पीडीएफ की शक्ल में आई, और सबसे बड़ी बात ये कि मोबाइल में आ गई। तो जी डिवाइस में तो ऐसा है कि कोई भी हो, मोबाइल में बेश- हर इंसान की कुछ पसंद होती है, कुछ किताबें उसकी पसंद की है, वो किताब बेशक उसके मोबाइल में आ जाए तो यकीनी तौर पर वो उसको कभी ना कभी वक्त में, फुर्सत में उसे पड़ेगा। पड़ेगा तो ये बेशक। चीज जो है, यही जो सिलसिला जो है आगे, यानी कारी का रिश्ता जो किताबों से हमवार करेगा। हमको इस वक्त में काम की जरूरत है। पीडीएफ है, पीडीएफ इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद जी अब ईपब जो आ गया है, अभी जो 1 साल पहले तक, 2 साल पहले तक ईपब में उर्दू किताबें तैयार नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा हुआ कि ईपब में भी तैयारी हो रही है। ईपब की वजह से यह हो गया है कि उसमें फॉन्ट जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और नर्सरी फॉन्ट है, खूबसूरत फॉन्ट लगता है, उसका हजम जो है छोटा होता है सब। और आगे की बात तो अब ये बता दूंगा मैं आपको कि ईपब में जो किताबें तैयार हो रही है, वो जो है मोबाइल के सॉफ्टवेयर, वो किताब आपको पढ़ के सुनाएंगे। जी जी जो ऑडियो बुक्स है, ऑडियो बुक्स अपनी जगह है, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी भी डेवलप, उर्दू में डेवलप होती है। मैं आपको बता रहा जी हूँ बेशक कि उर्दू की किताबें भी आप सुन सकते हैं। आपके मोबाइल में अगर वो किताब है तो वो सॉफ्टवेयर आपको पूरी किताब सुनाएगा आवाज में। ये कितनी बड़ी बात है, खास बात है ना। नहीं, जो बुक दूसरी, हमारे पास डाउनलोड होगी वो किताब मतलब हम सुन सकते हैं। जी, वाह। तो इसके इसके लिए लिए, जो है ना, हाँ, इसके लिए सुनिए, कौन सा सॉफ्टवेयर है ताकि हमारे अपने नाजरीन को भी पता चल पाए। उसके लिए ईपब में जो है आपको किताब तैयार करना पड़ेगी, और यूनिकोड में। अच्छा इसके अलावा 2-3 सॉफ्टवेयर है, एक है एसपी बुक, एक है, एक जो है पॉकेट बुक है, ये सॉफ्टवेयर है, एक ऑल रीडर है। ये किताबें जो उर्दू में पढ़ के पता सुनाते हैं आपको। अगर ये किताब यूनिकोड में आपकी है, ईपब है, तो वो उसमें बाकायदा वो सिस्टम है। मैंने ट्रायल कर चुका हूँ कि वो उर्दू में भी सुनी जा सकती है। वाह। यानी और हम यहाँ अपने नाजरीन को ये कह सकते हैं कि वो ई पब का इस्तेमाल करें, और अपनी जो किताबें वहाँ अगर वो डाल सकते हैं तो डालें, ताकि आराम से फिर बैठ के, जैसे दादी अम्मा लोरियां सुनाया करती थी, तो वो आज किताब को जी हाँ, सुन जी हाँ। सकते हैं। और आपको बहुत ही पढ़ने से, खूबसूरत। अब वो ऐसा हो गया है कि ठीक है, आप लेट जाइए, आंख बंद कीजिए, कान जी में जी आपका जो है हेडफोन लगा है, वो किताब आपको सुनी जा रही है। आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ होगी, जी। करवट बदल के नहीं पढ़ सकते ये। अब ये इसमें अ, एक और आगे ऑप्शन हमीदुल्ला ये आ गया है। हमीदुल्ला खान साहब हमारे एक बहुत ही बेहतरीन व्यूअर्स हैं, नाकिद भी हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर भी हैं। कहते हैं कि कॉमिक्स जैसा मवाद उर्दू में लाया जा सकता है। और इसी के साथ यहाँ ये भी कहा गया कि क्या बच्चों को मुताले की सहूलियात जो है आज मुयस्सर हैं। चूंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है आज एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व किया गया है। बेशक इसके साथ कई चीज़ें और भी हैं। बहरहाल कॉमिक्स जो है हमारे बच्चों को जब हम देखते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो क्या ये वाली चीज़ें भी वहाँ हम देख या सुन पा सकते हैं। देखिए, कॉमिक तो, कॉमिक की बात कर रहा हूँ, कॉमिक उर्दू में जो है मकबूल नहीं हो सकती। उसकी वजह ठीक। क्या है? तो हमारा जो जहनी पस मंज़र है कि तस्वीरें की ममानियत, तो उसकी वजह से कॉमिक हमारे यहाँ पर पॉपुलर नहीं हो सकी।
जबकि 1920 से अंग्रेजी में कॉमिक की एक भरमार आ गई थी। 1950 के आते आते तो हजारों लाखों कॉमिक्स आ गए। 1980 के करीब हिंदी में कॉमिक की भरमार थी, लेकिन उर्दू में इतनी बड़ी बच्चों की लीडरशिप होते हुए कॉमिक नहीं आ सकती। इसकी वजह यानी कहाँ 1920 और आज 2020, यानी 100 साल हो गए हैं, अभी भी हम इन चीजों से पीछे हैं। उससे वो ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट नहीं है कॉमिक्स के, तस्वीरों की ममानियत है, तस्वीर पेशी की, तो कॉमिक तैयारी नहीं कर सकते हम उर्दू के लेवल की। तो हम ज्यादा से ज्यादा हम जो ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है, आज आप देख रहे हैं, अगर हम आज भी वही जैसे कल हम एक फिल्म देख रहे थे, अभी लक्ष्मी आई है नई फिल्म, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा अपने चाचा जी को कहता है कि वो अभी भी हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में पड़े हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं आज भी हम अपनी किताबों के अंदर यही चीज देखें कि भाई तस्वीर कशी जो है ये मना है, या तस्वीरें इस्तेमाल करना मना है। अगर बच्चा आज हम फील कर सकते हैं टच करके कि ये चीज क्या है, बच्चों को पढ़ाने में लिखाने में, यहाँ तक कि आजकल क्लासेस में भी मॉडल्स बनाने के लिए, या हम जब जेस्चर्स मूवमेंट कभी भी हम किसी टीचर की प्रैक्टिस को देखते हैं, वो चीजें साथ देते हैं। ए फॉर एप्पल तो टीचर उठा के दिखाएगा ये एप्पल, ठीक है ना, डॉल तो डाल दिखाएगा। तो अगर इस तरह की आज टीचिंग हो रही है, तो हमारी उर्दू की किताबें ऐसे क्यों पीछे रहे? मैं बताया ना कि ये हमारा एक जो है ना, जो ज़हनी है पस मंजर जो बहुत पुराना है, इसको में तब्दीली आते आते हमको बहुत वक्त लगेगा, तब्दीली आएगी। सबसे बड़ी बात ये बेशक। तो आप चूंकि आप एक मतलब राइटर हैं, तो मैं इसीलिए आप ही से सवाल करूंगा कि आप ऐसा लिखें कि जब हम आज बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनसे ये तवक्कात रखते हैं कि वो तमाम लर्निंग मटेरियल जो है वो साथ लेके आए क्लासेस में, बच्चों को दिखाएं, दिस इज एप्पल, दिस इज कैट, दिस इज बैट, दिस इज बॉल। तो हम बच्चों को फिर किताबों में इस तरह की और कॉमिक्स जो छोटी छोटी चीजें इस तरह का, मैं चाहूंगा कि आप इस चीज पे लिखें, ताकि हम तो अभी छोटे हैं, आप लिखें ताकि लोग आपका कहा माने। मुझ जैसे सैकड़ों लोग हैं जो इस तरह के मौजूद लिख सकते हैं, लेकिन आपको मसला बताता हूँ। तमाम बच्चों के रसायल के मुदीरान के सामने मसला रहता है कि वो कहानी तो दे हैं, उससे मुतालिका तस्वीर नहीं दे पाते। दीगर जमानों में आर्टिस्ट होते हैं जो कहानी की मुनासबत से जो तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन उर्दू में नहीं है। उर्दू में जो तस्वीरें हैं तो इंटरनेट से कहीं से लेके लगा दी, वो भले कहानी की मुनासिबत से हो ना हो। हाँ, जब तक खिलौना आता था, खिलौना में ये बात थी कि खिलौना के अपने आर्टिस्ट थे, तो खिलौना के वो आर्टिस्ट, मैं खासतौर पर नसीम साहब का जिक्र करूँगा कि उन्होंने मेरी बहुत सी कहानियों के स्केचेस बनाए हैं, तस्वीरें बनाए हैं। वो कहानी पढ़ के उसके से वो बनाते थे, और तो बाकी उर्दू की किसी रिसाले में ये नहीं आया। तो आज अब तो हम बहुत एडवांस आ गए, मल्टीमीडिया आ गया है, जो फ्लैश आ गया है, उसके आगे की चीज़ें। तो अब हमारे लिए कोई तस्वीरें बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में है, अब कोई मसला नहीं है हमारे लिए कि उसकी मुनासिबत से तस्वीर बनाई जाए। बहुत अच्छी जो है डिजिटल तस्वीरें बना सकते हैं, क्या वो HD तस्वीर बना सकते हैं उसके लिए। हमारे यहाँ तो कॉस्टिंग का एक मसला आता है। 4 कलर की है, वो जब शाये करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत हो जाएगी, कि वो कोई खरीद नहीं पाएगा, शुरुआत हो जाती है। उर्दू की किताबों की ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही कि उर्दू के खरीदार नहीं है। उर्दू किताब हो या उर्दू अखबारात हो, इनके खरीदार नहीं है। हमारी जो माली इस्तिताअत जो है ना, किताबों अखबारात की खरीदी में दम तोड़ देती है। हम जो है 1.25 लाख रुपए का आईफोन खरीद सकते हैं, 50,000 का जो गैलेक्सी खरीद सकते हैं, लेकिन जहाँ किताब की बात आई, 100 रुपये की किताब तो बहुत बड़ी बात है, 20-25 रुपए का रिसाला नहीं खरीद सकते। तो ये हमारे लिए सोच को बदलना पड़ेगा। हमारे साथ बहुत से नाजरीन भी जुड़े हैं, मैं एक बार नाम गिनाऊं इसलिए कि उनकी मौजूदगी का उन्हें भी एहसास हो और हमें भी हो। मुबारक हुसैन अदब नवाज साहब हैं, तस्लीम मुंतजिर साहब हैं, उसके साथ साथ तारिक अबरार साहब हैं, सैयद सलीम बुखारी साहब हैं, डॉक्टर शाहनवाज हैं, चश्मा फारूकी साहिबा हैं, प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऊपर जो चले गए हैं वो मैं यहाँ दोबारा देख नहीं पाऊंगा।
इसलिए कि मैं जिस मोबाइल को लिए बैठा हूँ वो थोड़ा देर में उठाया है मैंने। हाँ, इस दूसरे पे है कि सैयद इरफानुल्लाह कादरी साहब हैं, डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब हैं, जो आपको कह रहे हैं कि मुबीन साहब जो है मेरे बेहतरीन दोस्तों में शुमार होते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ खुर्शीद नवाज साहब हैं, फयाज खान साहब हैं, डॉक्टर सादिका नवाब साहब हैं, नुसरत अली खान काजी साहब हैं, परवेज मुजफ्फर साहब हैं। इनके साथ साथ और भी कुछ अहबाब हैं। हाँ, आफ्ताब मीर साहब हैं, मोहम्मद इकबाल साहब हैं। तो जो जो मैं देख पा रहा हूँ और जो नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे मेरे नाजरीन जो है वो माफ़ फरमाएंगे। यहाँ डॉक्टर शाहनवाज साहब भी एक दो रोज पहले हमारे मेहमान बने थे। उन्होंने कहा था कि उर्दू वालों को भी यानी इस चीज का जो है बजट रखना चाहिए, जैसे हम बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं, अपने लिए कुछ शॉपिंग करते हैं, तो उर्दू की चाहे वो किताबें हों या अखबारात हों, रसाइल हों, हमारे पास इतना सरमाया हो कि वो हम खरीद के पढ़ सकें। इसी के साथ तारिक अबरार साहब हमारी यूनिवर्सिटी में हैं, वो भी यहाँ कह रहे हैं कि ये जो यूनिकोड का आ चुका है मामला, तो इससे सरके का बड़ा खतरा हो गया है। लोग आज यानी किसी की भी तहरीर जो है वो सरका कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो इससे क्या बचने की भी कोई सूरत है? आपसे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है किताबों और वसाइल के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है अगर उसका अमल किया जाए। देखिए, आपकी जो किताब तैयार हुई है वो अगर 30 रुपए में तैयार हो रही है, उसकी लागत है, तो 30 रुपये जो कमीशन उसको फरोख्त करने वाला देता है और कुछ और मुनाफे से वो 100 रुपये उसकी कीमत रखी जाती है। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो किताबें तैयार होती है, बुक होती है, उसकी कॉस्टिंग 0 है। आपकी जो किताब हार्ड बाउंड या किताब छपी हुई किताब 30 रुपए में तैयार हो रही है, वही किताब जो है ई बुक की शक्ल में 2-3 रुपए में तैयार हो जाती है। अगर आप उस किताब को लीगली तौर पर 20-25 रुपए में फरोख्त करते हैं, तो क्या वो किताब बिकेगी? बिल्कुल बिकेगी। वो खरीद सकते हैं। सादिका नवाब सहर साहिबा कह रही हैं कि महाराष्ट्र में किताबें बिक भी रही हैं, पढ़ी भी जा रही हैं, और आपकी किताबें तो बहुत ज्यादा पढ़ी जा रही हैं। ठीक है, किताबें तैयार होगी तो अब वो आसान रास्ता ये निकाल लिया है कि पीडीएफ बना के डालती है बड़ी किताबों की, लेकिन लीगली जो है हम जो आर्ट बाउंड या छपी शक्ल में किताबें शाये करते हैं, उसके साथ ईबुक भी बनाई। शुरू में 10-15 में टेक्नोलॉजी है कि वो किताब पायरेट नहीं होंगी, लेकिन आज मसला ये है कि ऐसा नहीं है कि जो 60,000-70,000 के जो सॉफ्टवेयर है वो लोग खुद उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम 20-25 की किताब क्यों करें? ये तो खैर उर्दू की जो लोग खिदमत करवाते हैं, जो उर्दू की खिदमत करना चाहते हैं और वो किताब खरीद के लेते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी अभी सबसे बड़ा देखिए आपके सामने, आपको पता है जो जितने हमारे तारीन है, जो हमारे उर्दू वाले भी है, उनको पता है कि किताबों का सबसे बड़ा दुनिया में बाजार है अमेज़न। अमेज़न ने जो किताबों का सिलसिला शुरू किया है, वो सारी दुनिया में किताबें बेच रहा है। खासतौर पर अंग्रेजी की कुछ दुनिया की दूसरी जबानें जुड़ी है, हिंदुस्तान की भी 3-4 जबानें जुड़ी है, लेकिन अरबी उसमें शामिल है, लेकिन अभी तक ये उर्दू फारसी नहीं है। वो एक ऐसा है, उसने जो डिवाइस निकाला है किंडल, जो एक तरह से टैब की शक्ल का है। आप बता देता हूँ मैं आपको। किंडल ये डिवाइस ऐसा डिवाइस है कि एक वक्त में इसमें 3 से 4 हज़ार किताबें आती हैं, और मैंने तजुर्बा किया है कि हमारे जो एजाज उबैद साहब है, उन्होंने किंडल के लिए 300 से 400 किताबें तैयार करके किंडल को किताबें पढ़ने वाला को मुफ्त में तैयार करके रखी है। और इस टेक्नोलॉजी मैंने अपनी किताबें जो तैयार की है, तो ये किंडर जो है मतलब बाजार में दस्तयाब है। अमेरिका में, इंग्लैंड में लोग किंडल का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
तो वहाँ भी उर्दू पढ़ने वाले हैं, और इसमें जो है बहुत इजी आसानी से पढ़ी जाती है किताबें, मोबाइल के मुकाबले बहुत आसानी से, उसमें तो वो भी नहीं है, पढ़ने में दुश्वारी दिक्कत नहीं होती है। तो अगर ये किंडल में किताबें तैयार की जाए और अमेज़न के थ्रू जरिए इनकी मार्केटिंग की जाए ना, तो उर्दू अदीबों के जो है उनकी माशी हालत बेहतर हो सकती है, क्योंकि अमेज़न जो है इस तरह के अदीबों को, राइटर्स को 70% राइट दे रहा है। 100 रुपए की किताब पर जो है रॉयल्टी की शक्ल में 70 रुपये दे रहा है, बशर्ते वो जी। किताबें सेल होनी चाहिए। और वो हम्म। हमारे उर्दू तबके में अभी उर्दू में किंडल उर्दू में नहीं आया है, उसने अभी तक ऑप्शन नहीं किया है, लेकिन जब हम उस पर इस तरह की एक मार्केटिंग बनाएंगे, जहन बनाएंगे, तो वो हो सकता है। जो आज हम जो 200-300 किताबें शाये होते करते हैं, वो घर में पड़ी रहती है, मुफ्त बांटना पड़ते हैं। मुमकिन है बाज़ वक्त लोगों तक पहुंचे हो, इसके जरिए मार्केटिंग जी। करनी पड़ेगी और उसके लिए आदि जवाब बनाना। हमें अक्सर ये भी देखने को मिला ना, उर्दू की किताबों के, दीगर किताबों के भी, मतलब दीगर जो जुबानें हैं उनके भी शायद मैं कह सकता हूँ कि कीमतें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, उनके प्राइस बहुत, उनके दाम बहुत हो सकते हैं, लेकिन उर्दू की किताबों के भी मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दाम है, और वो लाइब्रेरियों की नज़र हो जाते हैं, आवाम के हाथ में नहीं आती हैं। एक, और दूसरा ये है कि उर्दू वाले खुद ही अपना पीडीएफ बना के राजी नहीं है कि मेरी किताब मुफ्त में क्यों बिक जाए, यानी आवाम तक पहुंचना ही वो पसंद नहीं करते हैं। और इसी के साथ हमारा यहाँ एक सवाल, प्रोफेसर हमीदुल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि अदब इत्तफाल के कारी क्या बच्चे होते हैं? मतलब अदब इत्तफाल के कारी बच्चे ही हैं, या अगर, या सिर्फ वो बच्चों के लिए लिखा जाता है, या उसके अंदर जो मवाद होता है वो आवाम तक या आम इंसानों की भी रहनुमाई के काबिल होता है? देखिए, बच्चों का अदब जो है खुसूसी तौर पर बच्चों के लिए लिखा जाता है, लेकिन उमूमी तौर पर हर एक के लिए लिखा जाता है। कृष्ण चंद्र ने चिड़ियों का लिखा लिखी, सितारों के शहर लिखी, सितारों के कैदी लिखी, जो है उल्टा दरख्त लिखी, ये बच्चों के लिए लिखी थी, लेकिन बड़ों ने उससे ज्यादा दिलचस्पी लिखा। सिराज अनवर ने जो है खौफनाक जज़ीरे लिखा, काली दुनिया लिखा, ये नीली दुनिया लिखी। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने उससे ज्यादा दिलचस्पी पड़ी। तो ये जो जहन को, जो एक इंसान को जो एक मसरत मिलनी चाहिए, अगर वो किताब में है तो वो बच्चों के लिए लिखेगी या बड़ों के लिए लिखेगी, वो यकसा तौर पर दोनों में मकबूल होगी। ये जो किताबें आज उमर यार जो है, वो तो तिलिस्म हुस्न का एक बाब है, लेकिन उमर यार की जो कहानी है, बच्चे जितने शौक से पढ़ते हैं, बड़े उससे ज्यादा शौक से पढ़ते हैं। क्यों? तो उनको उससे वो चीज हासिल होती है जो चीज वो जाहिर सी बात है। हासिल करते हैं। हाँ, वही बात है आपकी कि किताबें तो बेशुमार हैं आज मार्केट में, इसमें कोई शक नहीं है, बेशुमार किताबें हैं, लेकिन किताबों का इंतखाब ये बहुत बड़ा एक मसला है, और किताबें कैसी ली जाएं, क्योंकि देखिए तहकीकी किताबें, तदवीन वाली किताबें, मुरतब हुई किताबें, फिर तख्लीकी किताबें, फिर इस्लामियात की किताबें, दीन की किताबें, फिर हमारे निसाब की किताबें, यानी एक जाल है किताबों का भी, और फिर उसमें भी आला दर्जा की, अदना दर्जा की, कुछ सरका, कुछ ये। तो आप यानी एक अदीब हैं, किताब की अहमियत और अफादियत को क्या मतलब देख रहे हैं? किताब कैसी होनी चाहिए और किस तरह की किताब का मुताला लाजमी? देखिए, जहाँ किताब और मुताले जो शौक होने से हर आदमी का अलग शौक रहता है। अब मैं थोड़ा पहले जाऊँगा। जी एक जी। उम्र रहती है कि बच्चों की किताबें पसंद करते हैं। थोड़ी उम्र जाती है तो रूमानी किताबों की तरफ ध्यान जाता है, रूमानी किताबें पसंद आती है। और उम्र पुख्तगी होती है तो कुछ जासूसी या टाइप की किताबें होती हैं। फिर जो है अदब जो है, खालिस अदब में लोगों को पढ़ने में एक लुत्फ आता है। उसी जो लुत्फ जो है खालिस अदब को पढ़ने से मिलता है, वो फिर जासूसी चीज़ें, रूमानी चीज़ें, बच्चों की चीज़ें से नहीं मिलता है। कि धीरे धीरे जो उसकी तनकीद की तरफ उसे राग़िब होती है कि तनकीदी किताबों में लुत्फ आता है, और आखिर उम्र में मजहबी किताबों की तरफ ध्यान चला जाता है। तो हम ये जो है कि नेचुरल फ्लो है, जो है एक तरह का प्रोसेस है
तो उसमें हम मौज़ूआत तो तय नहीं कर सकते हैं कि हर उम्र के लिए, हर ज़ौक़ के लिए उस ज़ौक़ की किताब मैसर है, और हमको जो है उनको मैसर करवानी है ताकि उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अब ये उसके ज़ौक़ पे मुनहसिर है कि वो अपनी ज़ौक़ की चीज़ वो हासिल करे। हम तो मार्केट में ला के डाल देंगे, सबसे बड़ी बात है। अपने मिजाज, मेयार, पसंद के मुताबिक इंतखाब उस पर मुनहसिर है। हम किसी के मिजाज मेयार को समझ नहीं सकते। अगर उसका जो है मिजाज जो रूमानी तख्लीकात का है, हम उसे खालिस अदब दे रहे हैं तो उसको वो नहीं आएगा। कुछ भी जो कहानी का मुनहसिर रहता है तो वो किस तरह का किताबें पसंद करें दूसरे को। पसंद कर, बहुत खूब। तारिक अबरार साहब यहाँ ये कह रहे हैं कि क्या इंडिया में भी पाकिस्तानी वेबसाइट जो है हमारी web.com की तर्ज की कोई बड़ी वेबसाइट है जिसमें यूनिकोड की सूरत में मवाद जो है वो महफूज रखा जा सकता है? मवाद तो ये सबसे इंटरनेट का ये फायदा हो गया है कि हम उसमें कोई मवाद अगर डाल दें तो जब तक इंटरनेट के सर्वर जिंदा रहेंगे वो चीज़ महफूज रहेगी, उसका कोई नहीं है। पहले इसकी कॉस्टिंग जो थी बहुत ज़्यादा होती थी, अब धीरे धीरे कॉस्टिंग बहुत कम हो रही है। और आज तो आपके मोबाइल में भी जो है कंपनियां आपको क्लाउड का स्पेस दे रही है क्लाउडिंग के लिए। आप वो चीज़ें वहाँ भी महफूज कर सकते हैं, इंटरनेट के सर्वर में रहेगा। और जो इस तरह की जो वेबसाइट जो है आगे आ रही है तो लोगों को आगे आना चाहिए कि हमारी किताबें कम से कम उससे अगर माली मुनाफा नहीं हासिल करना चाहते तो उनको वहाँ देना चाहिए, वहाँ दे के ये उनके लिए क्या काम है कि इस तरह की वेबसाइट के जरिए उनकी तहरीरें पूरी दुनिया में लाखों लोगों तक पहुँच जाती है। तो ये भी तो एक आमतौर पे उर्दू का तो ये मामला है कि उर्दू के अदीब अपनी तहरीरों से कुछ कमाई नहीं करते हैं, उनको हासिल कुछ नहीं होता है। तो वो शुरू से वो ये इतनी बड़ी कुर्बानी देते आए हैं, किताबें छापते हैं, फिल्में बांटते हैं, बिक गई कुछ तो उनकी तकदीर। तो वो अपनी चीजें अगर शुरू में इस तरह डाले गए तो आगे हो सकता है उसमें कोई रास्ता निकले, ऐसा कुछ वो नहीं। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे अदीबों के साथ, शायरों के साथ, कलमकारों के साथ कि किताब तो वो लिख देंगे लेकिन किताब की बिक्री नहीं है ना, खरीदार इतने अच्छे नहीं है। कारी हैं लेकिन कारी वही है कि मुफ्तोरे वाली बात है। मैं भी अगर यहाँ बैठा हूँ तो बहुत कम, चलिए ये है कि अल्लाह ने तौफीक अता की है कि अगर दिल्ली में कभी कोई वर्ल्ड बुक फेयर लगता है तो लगातार मैं पिछले 5-6 साल से जा रहा हूँ, बहुत सारी किताबें देखता हूँ, लेकिन वहाँ फिर भी कहीं ना कहीं मायूसी ये होती है कि वहाँ हिंदी के 20 स्टॉल होंगे, अंग्रेजी के 100 होंगे, लेकिन उर्दू के 2 होंगे। तो यही मामला है। मैंने कई लोगों से भी पूछा, कहते हैं साहब ऐसा है कि उर्दू वाले किताब देखते तो हैं लेकिन खरीदते नहीं है। ये बड़ा अलमिया है। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाए। उर्दू और इंटरनेट, हम क्योंकि बात इसी पे कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर मद्देनज़र रखें तो आज हम अपनी तरसील, अपनी इब्लागियात को, यानी ये जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है पूरे का पूरा, यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान हो या साउथ अफ्रीका हो, लंदन हो, यूरोप का कोई शहर हो, या हम कहें खलीज ममालिक हों, वहाँ बैठे हुए हम अपनी चीज़ों को आसानी से आज वहाँ मुंतकिल कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। इसकी और क्या क्या, मतलब आप कुछ नया कोई सॉफ्टवेयर बताइए या कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बताएं कि हमारी चीज़ें बड़ी हिफाजत से वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं, हमारे लोग जो है उससे इस्तेफादा करें। कुछ मज़ीद ऐसी जो टेक्नोलॉजी की बातें हैं वो हम नाजरीन तक पहुँचा पाएँ। सिर्फ आखिर में एक बात ये कहूँगा कि हमारे यहाँ दूसरा एक मसला है कि उर्दू ज़बान में टेक्निकल जी, मौज़ूआत पे किताबें नहीं है। चलना पे आना, बोलो। आज तो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमको। तो मसला बोल वही ना। आ जाता है कि टेक्निकल मौज़ूआत पे पढ़ने वाले नहीं हैं, किताबें हेलो, छपती है तो उनकी कीमतें ज़्यादा रहती हैं, पढ़ने वाले नहीं। मैं बोल। तो उर्दू का तबका ज़्यादा टेक्निकल के लिए
दीगर जमानों में इस्तेमाल करती है। यहाँ से मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आपकी सही नहीं आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? नहीं, हाँ 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 हाँ, वही मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि थोड़ी सी आवाज की खुदा जाने खराश है इस आवाज में अच्छा। या इंटरनेट में कुछ गड़बड़ी हो गई है। बहरहाल बहुत ही खूबसूरती से हम अपने मेहमानों तक बहुत सी बातें जो है वो पहुंचाने की कोशिशों में हैं। मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो हमारी नई नस्लें हैं जो आज पैदा होते ही हाथ में मोबाइल थाम रही हैं, कई बच्चे तो हैं कि वो आज दूध भी तब पिएंगे कि जब उनके सामने जो है मोबाइल फ्लैश होता हुआ नजर आए। तो ऐसी एज में हम उर्दू को कहाँ देख रहे हैं, और उससे बड़े जो आज स्कॉलर्स हैं, चाहे वो कॉलेज के हो यूनिवर्सिटी के हों, उन्हें हम उर्दू के साथ कैसे जोड़ें और उर्दू की अहमियत को आप उनकी नजर में कैसे पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, अभी मसला तो हमारा फिर वो वही आ जाता है कि उर्दू जी। मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, वो कोई मसला नहीं है। आपको अपनी जबान से मोहब्बत होनी चाहिए। जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं या उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं, अगर उनमें शौक है तो वो अपनी जबान के लिए उससे जुड़ सकते हैं। उसके बारे में हम नहीं कह सकते कुछ। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि वो दूसरी जबानों में पढ़े उन्होंने, लेकिन वो जब उर्दू से वापस हो गए तो उर्दू से वो आगे चलते चले गए। हम तो खैर जो बुनियादी तौर पर उर्दू वाले हैं, हमने जो है उर्दू में जो है हाई स्कूल तक तालीम हासिल की, उसके बाद दूसरी जबानों में चले गए, अंग्रेजी में चले गए, लेकिन हमारी रूह तो उर्दू में रही ना। जी। तो वो उसके बारे में तो खैर वो बहुत बड़ा मसला है, वो बारे में मैं कह भी नहीं सकता हूँ। बड़े बड़े माहिरीन जो इस बारे में इज़हार ख्याल करके थक गए हैं, तो मैं क्या इस बारे में बताऊँ। मैं एक छोटा सा अजीब हूँ अपनी तौर पर। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें बच्चों के सामने पेश करूँ कि वो ज़बान से जुड़े, उनके जहन में जो है अदबी ज़ौक़ जाए, और आम कारी जो है अगर उसे पढ़े तो उनको ज़बान से जो है उनकी ज़बान से मोहब्बत बढ़े और उनका अदबी ज़ौक़ की आबियाती। ये मैं मेरी भी बात करता हूँ, मैं उर्दू के और ज़बान के हर अदीब शायर की बात है कि वो अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए यही कोशिश कर रहा है और कोशिश करता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आगे, ये तो शुरुआत है। एक ऐसी आंधी आएगी कि आज जो है जितने में जो मंजरनामा है वो टोटली बदल जाएगा। तो हमको हर हाल में इसके साथ साथ चलना है, और इसी में हमारी ज़बान की बका है, हमारी अदब की बका है। हम लिखने वाले जब तक इससे जुड़ेंगे नहीं है तो अच्छी बात होगी कि मोबाइल का इस्तेमाल उर्दू के सारे अदीब शायर सीख गए, तो वो इससे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये उससे नामलद होते तो कितनी भी अच्छी तहरीर हो, कम से कम जो मास मीडिया तक नहीं पहुंचा सकते। किताबें और रसायल के जरिए ही पहुंचती है। बेशक बेशक बेशक। मोहतरम, बहुत ही खूबसूरती से हम अपनी बातें जो है अपने नाजरीन तक पहुंचा भी रहे हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा वही है कि इस नेटवर्क की वजह से हमारे बीच में आवाज़ों का कुछ और जाल सा बिछा जा रहा है, लेकिन बहरहाल बहुत ही खूबसूरती से हमने जितनी भी गुफ्तगू की है उसमें मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी अपनी जो तख्लीक़ात है, आपकी जो अपनी किताबें हैं, वो भी थोड़ा सा बताएं ताकि हम अपने नाज़रीन को बता पाएँ। जैसे बचपन ग्रुप है, उसमें भी हम जुड़े हुए हैं और वहाँ बहुत सारे हमारे अदीब हैं, अदब इत्तेफ़ाल के साथ जुड़े हुए हैं। आप अपनी तख्लीक़ात के बारे में बताएं, कौन-कौन सी किताबें अभी तक आपकी नज़र आम पर आई हैं? देखिए, मेरे 5 अफ़सानी मजमूए हैं। एक नई टूटी छत का मकान, नई सदी का अज़ाब, जिंदगी अलर्ट, क्या बात है, और टूटा गाँव। वाह इसके वाह अलावा नॉवेल है अंगूठा, अलाव, अभी कुछ दिनों में नॉवेलिस्ट एक छाया होने वाला है, चिल्ड्रंस वाह, क्या नॉवेलिस्ट है जो है
नामुराद, राम वाह हरम और कारोबार। अब वो तो काफी वाह काफी से तय हो गए। ड्रामों वाह के बच्चों के लिए 10 मजमूए हैं और माशाअल्लाह। ड्रामों का मुकम्मल मजमूआ है कि ए मुबीन के ड्रामे नाम से है। इसमें 70 जी ड्रामे शामिल है। वो एक वाह। ऐसा मजमूआ है। इसके अलावा तभी सादिका ड्रामा नवाब की साहब ने कहा था कि आपकी किताबें बिक रही हैं। अब हम यहाँ हिंदुस्तान के एक ऐसे कोने में बैठे हैं, जम्मू कश्मीर का एक सरहदी इलाका है, यहाँ उर्दू की किताबें बहुत कम पहुंच पाती हैं। और अब तो थोड़ा चलिए कोशिशें हो रही हैं, कुछ पब्लिशर भी आ चुके हैं, और थोड़ा सा आमदोरफ्त भी बेहतर हो गया है। वरना हम दिल्ली तक किताबें लेने के लिए जाया करते थे तो बहुत मुश्किल है। तो बम्बई तो अभी भी हमारे लिए बहुत दूर है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आपने, चाहे अफसाने की किताबें हों, ड्रामे की किताबें हों, नावल आपने लिखे हैं, बच्चों के अदब पर लिखा है, तो इतना अदबी ज़खीरा जो है ये मंजर आम पर आ गया है, दादो तहसीन भी मिल पा रही है। तो मैं यहाँ ये भी चाहूँगा कि आप भी कुछ PDF की सूरत में जो है दस्तयाब फराहम करें, कुछ ऐसा अगर आपने कोई एहतमाम रखा है, ताकि हमारे बहुत सारे अदब इत्तेफाक के साथ जो जुड़े हैं उन तक भी पहुंचाया जा सके। देखिए, मेरे जो है पहले तीनों मजमूए इंटरनेट पर मौजूद है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो पहला जी अफसानी मजमूआ है टूटे छत का मकान, वो किताबी शक्ल में तय होने से पहले इंटरनेट पर आ गया था। वाह उसको वेबसाइट बना के मैंने डाल दिया था। वो 2020 बहुत खूब। की बात है। आज 20 साल से वो वेबसाइट है, कायम है, जी 20 जी सर्वर में है, लेकिन वो कायम है अभी तक के। ये बड़ी बात है। तो इसका मतलब है कि लोग आते हैं, उससे देखते हैं, पढ़ते हैं। दूसरा तो अफसानी मजमूआ वेबसाइट यही है, जो एम मुबीन के नाम से है? जी, आप ब्लॉग में देखेंगे मिल जाएगी आपके मुबीन। जो आप वाह, इंटरनेट में सर्च करेंगे ना, तो बहुत खूब। किताबें मिल जाएगी। जो उर्दू कुतुब जो है, उर्दू कुतुब जो है, उर्दू जी लाइब्रेरी, 5 किताबें जी हैं। और बहुत सी किताबें जो है वो जो है मेरे पब्लिशरों ने टाइप किए थे, उसकी वजह से मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। तो जी अभी मैं उसको जो है ई बुक की शक्ल में उसी पे काम कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत खूब। ये एक किताब जो है कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान नई दिल्ली से, ये शायद आपकी स्क्रीन पे नजर आए, 21वीं सदी में उर्दू और फ़रोग़ और इम्कानात, ये देखिएगा। ये हाँ, इसमें बहुत से नए मौज़ूआत पर बात की गई है। बेशक ये आज से तकरीबन मेरे ख्याल 4-5 साल पहले की है। तो मैं चाहूँगा कि आप हों या आपके साथ कुछ और दोस्त और अहबाब जो हैं, जो हमारे अदब इस्तक़बाल के बेहतरीन मयारी जो है तख्लीक़ात मंज़र आम पर ला रहे हैं, उर्दू अदब और बिलखसूस अदब इत्तफ़ाल को ऐसा बनाया जाए कि हम स्कूलों में ये पहुंचा पाए। बहुत सारे स्कूल्स आज हैं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन वही अलिफ से अनार या अलिफ से अल्लाह वाली बात है। थोड़ा सा इसको मॉडर्न बनाया जाए ताकि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए। उर्दू में ऐसी चीज़ें लाई जाएँ कि थोड़ा-सा बच्चे का अपना इंटरेस्ट हो, कि उसको लगे कि ये कोई इतनी हकीर सी ज़ुबान नहीं है, इतनी मतलब जो महरूमियत का शिकार हो जाते हैं। कहीं हम कहते हैं कि एक इन्फीरियर सा कुछ कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि यार उर्दू कौन पढ़े। लेकिन अगर उसको भी एक मॉडर्न वे में पेश किया जाए तो शायद बच्चे उसमें खुश हों। तो इस तरह का कुछ आपने सोचा है आइंदा करने के लिए? अच्छी बात। टेक्नोलॉजी पे जो है मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरी जितनी बच्चों की किताबें हैं उन्हें ई बुक की शक्ल में तैयार करूँ, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे। क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल कर रहे हैं। तो ई बुक की शक्ल में जो उर्दू की बच्चों की अच्छी किताबें हैं वो उन तक पहुँचेगी और खुद पढ़ेंगे। यही एक रास्ता रह जाता है कि बच्चों तक के जो है उर्दू की किताबें
और उर्दू की अहम जो बच्चों की किताबें पहुँचाई जा सकें। उसके लिए की तंजीम की जरूरत है। मैं यहाँ पर कौमी काउंसिल का नाम दूंगा कि वो इस सिलसिले में कदम उठा सकते हैं। जहाँ तक वो किताबों की इशाअत के लिए तो मदद देते ही हैं। अब जरूरत इस बात की है कि उर्दू में जो है उनका तो एक डिपार्टमेंट भी है कि वो ई बुक्स तैयार कर रहे हैं, अपनी जो खुद की जो किताबें उनकी ई बुक तैयार करके फरोख्त कर रहे हैं। तो कम से कम जो है उर्दू के अदीबों को या उर्दू की अच्छी किताबें जो ई बुक की शक्ल में जो तैयार कर सकते हैं, उनके लिए कुछ मदद के लिए, उनकी आनत के लिए कोई स्कीम शुरू करे। तो ये देखिए कुछ दिन में ये मंजरनामा बदल जाएगा। तो अभी तक जितना काम हो रहा है वॉलंटरी हो रहा है। हमारे एजाज उबैद साहब ने जो 2000 किताबें जो है ई बुक की शक्ल में तैयार करके डाल दी है। और अभी जो नई वेबसाइट में उन्होंने किंडल के लिए 300-350 किताबें, एक शख्स जो है जिसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, वो बैठ के इतना बड़ा काम करता है कि 2-2.5 हज़ार किताबें वो डाल रही फराम कर रहा है। तो कुछ उर्दू की जो तंजीमें जो उर्दू कदम बढ़ते वो थोड़ा आगे आए तो ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होगी। और ये जो चीज़ जो है आम जी चलिए, बहुत अच्छा रहा। यहाँ डॉक्टर खुर्शीद अहमद साहब हैं, फयाज खान साहब हैं। थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम बता रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से आवाज़ खराब आ रही है और यही कहा गया कि जब मैं बोलूं तो आप माइक को ऑफ कर दें। थोड़ा सा आप अगर हाँ, वही हो रहा है अंग्रेजी जुबान में। जुबान और टेक्नोलॉजी के साथ, यानी इस वक्त जो है बहुत खूबसूरत लोगों के कमेंट्स भी हैं। खास करके मुजफ्फर साहब का बड़ा तवील तरीन एक कमेंट है। अंग्रेजी जुबान में जुबान और टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है, इसीलिए जब बच्चे तालीम लेकर निकल रहे हैं तो दोनों फील्ड में इल्म हासिल करके निकलते हैं। हमारी जुबान के साथ ज्यादती ये है कि हमारी जुबान के साथ ज्यादती ये है कि अंजुमन फरोग उर्दू ने जो सेंटर खोले हैं उनमें जो असातिज़ा या सेंटर्स में पढ़ाने वाले जो सरबराह हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी से नावाकिफ हैं। तो बहरहाल इंटरनेट की खराबी है, जब तक ईयरफोन नहीं है यूज़ करेंगे आप तो ये लोग कह रहे हैं कि आवाज़ ख़राब आती रहेगी। बहरहाल ये तमाम बातें, कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसी बात जो मैं आप तक ना पहुंचा पाया हूं या आप कहना चाहते हो हम अभी तक ना कह पाए हों या सुन ना पाए हों, कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसी बात जो आप पहुंचाना चाह रहे हो अभी तक, या मैं पूछने से, क्योंकि मैं बीच में इंटरफेयर कर चुका हूँ। हमारी जो आज मेहमान थी प्रतिमा साहिबा, उनका नेटवर्क भी काफ़ी कमज़ोर था। आपकी तरफ से भी आवाज़ की लगातार जो है खराबी महसूस कर पा रहा हूँ मैं। तो कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो अभी तक ना कह पाए हो? कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सी बातें हैं, लेकिन यही जो टेक्नोलॉजी हमारे दरमियान दीवार बन के हाथ है, आवाज़ जो आपकी सही सुनाई देगी, पता नहीं मेरी आवाज़ किस तरह पहुंच रही है, ये भी एक मसला है। तो है हमको जो है हर अदीब हो वाला हो, तो कहीं ना कहीं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अब कागज कलम तो बेजरूरी है, कागज कलम की बरकत है, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो है वो मोबाइल की स्क्रीन पर टाइप भी कर सकते हैं। तो जी, इजहार का जो बड़ा एक नया जरिया सामने आ रहा है। कोई और वक्त जी, होता और जी, जी, नहीं होता। हाँ हाँ, वक्त तो बहुत था, लेकिन आज थोड़ी सी आवाज़ की खराबी है। जी जी, नहीं, आवाज़ काफ़ी ख़राब आ रही है। तो जी जी, वही इसीलिए नाजरीन ने कहा है कि जब मैं बोलूं तो आप माइक ऑफ करें या आप बोले तो मैं माइक ऑफ करूं। बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ खराबी है बीच में। आपने इतना वक्त दिया, हमारे नाजरीन हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने अदब इत्तेफाक के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी की बात भी सुनी। तो मैं यहाँ नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि नाजरीन, हम तहरीक बकाए उर्दू नामी एक यूट्यूब लिंक भी यहाँ देखिए आप स्क्रॉल कर रहा है, तो ज़रूर वहाँ भी विज़िट कीजिए आप। हमारा फेसबुक पेज जो है हमेशा पसंद करते आ रहे हैं, करते रहिएगा।
लेकिन यूट्यूब चैनल पे भी आप जाइएगा, तहरीक बकाए उर्दू नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। वहाँ हमारे बहुत सारे वीडियोस जो हैं, जो अभी तक तकरीबन 180 के करीब वीडियोस हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता डालने की कोशिशों में हैं। तो बहरहाल आज की ये गुफ्तगू यहीं ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। कल शाम फिर से हम मुलाकात करेंगे 5 बजे, और कल हमारे जापान से मेहमान होंगे। तो बहरहाल जब तक के लिए अपने मेज़बान इरफान आरिफ और हमारे मेहमान एम मुबीन साहब को दीजिए इजाज़त। शब खैर, खुदा हाफ़िज़।